वेव्स वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में स्टैंडिंग वेव्स के बारे में, है ना। तो स्टैंडिंग वेव पे ही और थोड़ा बात करते हैं। देखिए ज़रा, हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैंडिंग वेव में दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं और जो मिलके बना नया वेव वो एक स्टैंडिंग नाम इसलिए उसका रखा जाता है क्योंकि देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि एनर्जी इधर जा रही है या इधर जा रही है, नेट फ्लो ऑफ एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन वायर जो है उसमें एक एल लेंथ में देखें तो कुछ एनर्जी तो होगा ही होगा। तो पहले वो पता कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, लिखा जाए इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज कुछ ऐसा लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर में है और साइन लेट अस से पाई एक्स कॉस 100 पाई टी, है ना। ये x जो है ये मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है और ये 4 सेंटीमीटर है ना। तो ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन इस तरह का होता है ना। कुछ ऐसे लिखे थे हम लोग 2a cos kx sin ओमेगा t। तो या ऐसा भी हो सकता है sin kx cos ओमेगा t, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में पहले कुछ बातें करते हैं। इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए ज़रा, राइट द इक्वेशन ऑफ कॉम्पोनेंट वेव्स। जो कॉम्पोनेंट वेव्स हैं उनके इक्वेशन लिखिए पहले तो, है ना, पहला पार्ट। चलिए देखते हैं। पहले तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट वेव्स क्या होना चाहिए। जो कॉम्पोनेंट मतलब जिनको मिला के ये बना है, तो कॉम्पोनेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड जरूर 2 रहा होगा, 2 सेंटीमीटर नहीं। तभी ना अच्छा उसमें आता था 2a sin kx cos ओमेगा t, जिसमें से a होता था एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट वेव। याद आ रहा है जो पिछले क्लास में किए थे। इसका मतलब कॉम्पोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड जरूर 2 सेंटीमीटर रहा होगा। अच्छा, ओमेगा तो उतना ही होगा। कॉम्पोनेंट वेव का जो लिखे थे पिछले क्लास में इक्वेशन, उसमें ओमेगा जितना आया था स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में ओमेगा उतना ही आया था। ओमेगा उतना ही, के उतना ही। और दो वेव्स हमको लिखनी है, एक सामने जा रही हो एक वापस आ रही हो। ये आंसर आना चाहिए साइन ए कॉस बी, इस तरह का, है ना। चलिए लिखते सॉरी 2 साइन ए कॉस बी वाले टर्म में आना चाहिए। y इज इक्वल टू ये होना चाहिए 2 सेंटीमीटर साइन kx माइनस ओमेगा टी, पहली हो गई y1, y2 हो गया 2 टाइम्स साइन प्लस ओमेगा टी, और k की जगह पाई, ओमेगा की जगह 100। उसको लिख ही देते हैं यहाँ पर हम, देखिए पाई एक्स माइनस 100 पाई टी, और यहाँ पर भी पाई एक्स प्लस 100 पाई टी। जरूर ये दोनों कंपोनेंट वेव्स होंगी। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये चीज मिल जाएगा 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा, ये वाला चीज बन जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, कंपोनेंट वेव्स का इक्वेशन लिख दिया मैंने। दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ ए लोब इन दिस केस। एक लोब का लेंथ कितना होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, जैसे ये एक नोड है एक यू नोड है, तो दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है ये चीज, ये एक लोब कहलाता है। तो इसका लेंथ यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस बताना, दो नोड्स के बीच का गैप बताना है। तो पिछले क्लास में नोड्स कहां पे ये भी तो लिखे थे ना, जब इक्वेशन ऐसी आई थी y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t, है ना। तो नोड्स कहां पे थे, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आया था, फिर 3 लैम्डा बाई 4 आया था, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे था। तो दो नोड्स के बीच का गैप है कितना, माइनस करें तो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 कितना, लैम्डा बाई 2। दो नोड्स के बीच का गैप इतना। उसी तरह से नेक्स्ट रहा होगा 5 लैम्डा बाई 4, है ना। तो इनका गैप भी उतना ही है, माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। दो नोड्स के बीच का गैप हमेशा इतना होता है, लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। इसमें पूछा है, इस क्वेश्चन में नोड्स के बीच का गैप कितना है, मतलब लोब का लेंथ कितना सॉरी
लोब का लेंथ कितना है, तो सबसे पहले लैम्डा पता कर लेते हैं, लैम्डा बाई 2 आंसर हो जाएगा। कैसे, तो ये k है, ये जो लिखा है ना ये k है, तो k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये हो गया पाई, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, ये x मीटर में था नहीं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया। तो लोब का लेंथ कितना हुआ, लैम्डा बाई 2 मतलब कि 1 मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें लिखिए फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ मीडियम पार्टिकल एट एन एंटी नोड। जो किसी एक एंटी नोड पर कोई मीडियम पार्टिकल है तो उसका ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो वो सब तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं सबके सब, सारे पार्टिकल्स, एसएचएम का इक्वेशन है नहीं। तो ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो गया एसएचएम में, और इनटू ये ऑसिलेशन वाला, टाइम के साथ ऑसिलेशन वाला। तो होता क्या है कि पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, एसएचएम कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, तो एसएचएम में तो मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा होता है मीन पोजीशन पे। तो जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है सॉरी, उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, है ना, ये एम्पलीट्यूड है ना हर पार्टिकल का, तो जिसके लिए ये 1 हो जाएगा वहीं पे एंटी नोड होगा, ये चीज 1 हो जाए, तो उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। तो a इंटू ओमेगा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, ये है ओमेगा, ओमेगा टी है होता है ना, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, ओमेगा इज 100 पाई। अच्छा ये सेकंड में है, तो ये ओमेगा पर सेकंड में है, और ये सेंटीमीटर में है, तो कितना हुआ, सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, या ऐसे कह सकते हैं 4 पाई मीटर पर सेकंड, है ना। चलिए ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा जाए फाइंड एनर्जी कंटेन्ड इन L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। धागे के L लेंथ में कितना एनर्जी कंटेन्ड होगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। अच्छा, जब ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे थे इसके पहले, तो इसके L लेंथ में एनर्जी स्टोर्ड लिखे थे हम लोग, कैसे कि यहां से कितना एंटर किया, जब तक वेव यहां से यहां तक जाती है उतने देर में कितना एनर्जी यहां से एंटर किया, ऐसे तो किए थे। तो आंसर आया था कितना एनर्जी होता है इसमें, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू L, L लेंथ में इतना आया था, है ना। अब क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग वेव में दो वेव्स हैं, दोनों सेम एम्पलीट्यूड सेम ओमेगा है, म्यू भी सेम है, एक ही धागा है, एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है। केवल ये वाली जाने वाली होती तो L लेंथ में इतना एनर्जी रहता, केवल ये वाली जा रही होती तो भी L लेंथ में इतना एनर्जी होता, और दोनों मिला के टोटल एनर्जी कितना होगा, इसी का डबल कर दें, जोड़ दें। इस फ्लो के कारण इतने लेंथ में इतना एनर्जी है, इस वाले फ्लो के कारण इतने लेंथ में इतना एनर्जी है, दोनों मिला के कितना, इतना हो गया। तो आंसर हो गया यही, L लेंथ में इतना एनर्जी होता है। 2 कैंसिल कर लेंगे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू L हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, तो स्टैंडिंग वेव पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस किए, लेकिन और आगे इसमें देखते हैं। स्टैंडिंग वेव में अभी बहुत सारी बातें और करनी है हम लोगों को। चलिए देखिए, अब हम लोग को सीखना है कि स्टैंडिंग वेव जो बनती है किसी धागे में, तो दो केसेस सीखने होते हैं उसमें हम लोगों को। ऐसा धागा, गिवन लेंथ का स्ट्रिंग है ना, ऐसा धागा जो दोनों तरफ से फिक्स्ड कर दिया जाए, है ना, और ऐसा धागा जो एक तरफ से फिक्स्ड हो, दूसरी तरफ से फ्री हो, ऑसिलेट कर सकता, दूसरा एंड उसका ऊपर नीचे जा सकता है ना। दो तरह के धागे में स्टैंडिंग वेव सीखने जा रहे हैं।
लिखा जाए, हेडिंग डालिए स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, है ना। इसमें पहला केस लिखिए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों एंड्स पे धागा फिक्स्ड है। तो देखा गया कि दोनों एंड पे धागा अगर फिक्स हो और इसमें कोई वेव भेजी जाए, यहां से कोई वेव, कोई ऑसिलेशन करके यहां से भेज रहे, यहां से ऑसिलेट करा रहे, तो वेव आगे बढ़ी, टकरा के वापस लौटी। अब टकरा के इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो रास्ता ही नहीं, धागा तो यहीं तक है, तो लौटेगी। तो जाने वाली वेव, लौटने वाली वेव मिलेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगा। ठीक है, ये सब ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, नहीं स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। देखा गया लेकिन जो कोई वेव भेजी जाती है, जब जाती है लौटती है, ठीक है, एक रिजल्टेंट एक वेव बनती है, लेकिन वो बढ़िया सा कोई ऑसिलेशन नहीं होता है। जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होता है वो कुछ जम्बल्ड सा होता है, कहीं से वायर उड़ गया, नीचे हुआ और फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे भेजे वेव गई लौटी, तुरंत से वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, खत्म हो जाती है एनर्जी। ऐसा क्यों? और नहीं, यही नहीं, और अमेजिंग बात यह है कि अगर हम वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज भेजें, बहुत सारी अलग अलग केस में, एक बार कुछ फ्रीक्वेंसी का वेव भेजे, फिर अगली बार कुछ और फ्रीक्वेंसी का वेव भेजे, तो उनमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है, जितना फ्रीक्वेंसी का अगर हम वेव भेज दें तो ये वायर खूब अच्छे से ऑसिलेट करने लगता है। मतलब कि उतना फ्रीक्वेंसी का अगर वेव भेजे तो ये खूब अच्छे से, जैसा स्टैंडिंग वेव हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे, खूब अच्छे से वैसे ऑसिलेट करेगा। और जब भी जैसे मान लीजिए 100 हर्ट्ज पे ऐसा हुआ, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वेव जब भेजे तो खूब बढ़िया से ऑसिलेशन हुआ। तो अगर 99 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का वेव भी भेजते हैं इसमें तो बढ़िया ऑसिलेशन नहीं होगा, वो वही चीज डिस्टर्बेंस एक होके खत्म हो जाएगा, तुरंत डिसिपेट हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा। 101 हर्ट्ज का भेजेंगे तो भी नहीं अच्छे से ऑसिलेट करेगा, 100 हर्ट्ज पे खूब ब्यूटीफुली और खूब देर तक ऑसिलेट करेगा, 150 पर भी नहीं, 170 पर भी नहीं, हाँ, लेकिन फिर 200 हर्ट्ज भेजेंगे तो फिर खूब अच्छे से ऑसिलेट करेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही खूब अच्छे से ऑसिलेट हो रहा है और फिर उस फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स पर भी अच्छे से ऑसिलेट हो रहा है। 300 पर भी अच्छे से ऑसिलेशन होगा, 400 हर्ट्ज का भेजेंगे वेव तो भी अच्छे से ऑसिलेशन होगा, लेकिन बीच का कोई भेजेंगे तो नहीं होगा। और अलग अलग धागे के लिए अलग अलग आता है। मान लो ये भी एक धागा था जो 100 हर्ट्ज पे खूब अच्छे से ऑसिलेट करा था, उसके मल्टीपल्स पे खूब अच्छे से ऑसिलेट करा था। दूसरा धागा था वो पता चला 95 हर्ट्ज पे बहुत अच्छे से ऑसिलेट कर रहा था और 95 हर्ट्ज के मल्टीपल्स पे बहुत अच्छे से ऑसिलेट कर रहा था। तो ऐसा क्यों है? तो पॉइंट ये है, देखो होता यह है कि हर फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव इस धागे में बनाना पॉसिबल नहीं है ना, ये परमिट नहीं करता। कुछ ही फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव बनाना इसमें परमिटेड है। देखो क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? स्पीड तो जितना होगा इस धागे में वेव का स्पीड वो उतना है नहीं, v विल बी इक्वल टू √t/μ। t फिक्स हो गया, म्यू फिक्स हो गया, धागे का टेंशन जितना है उतना है और म्यू फिक्स हो गया, इसका मास पर यूनिट लेंथ, तो v तो फिक्स हो गया। हम क्या अलग अलग भेज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव भेज रहे हैं, तो f अलग अलग भेज रहे हैं हम, है ना। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, इसका मतलब अलग अलग लैम्डा भेज रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ का वेव भेज रहे हैं। v फिक्स है, अगर f अलग अलग होगा तो लैम्डा अलग अलग होगा ना, क्योंकि हमेशा v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो जैसे f बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा घटेगा, तब ना प्रोडक्ट उतना ही आएगा, होता है ना। तो अलग अलग लैम्डा का वेव भेज रहे हैं हम इसके अंदर और देख रहे हैं कि हर लैम्डा का स्टैंडिंग वेव बनाना पॉसिबल नहीं है इसमें। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि देखो होता है कि ये जो लेंथ है ये फिक्स है, l कोई लेंथ होगा ये। अब इसमें लोब्स बनाए जाएं, अगर एक बार डायग्राम बना के देखा जाए तो कैसा कैसा हो सकता है। या तो इसमें एक लोब यहां से यहां तक बन सकता है, एक लोब बन सकता है ना, या इसी धागे में दो लोब्स बन सकते हैं। डायग्राम हम इसके नीचे बना दे रहे हैं। मान लो इसी धागे में हम बनाना चाहें
या तो एक लोब बनेगा या दो लोब भी बन सकते हैं, ऐसा हो दो लोब्स बना दे। मजबूरी क्या है कि यहां पर एंड फिक्स्ड है, तो यहां नोड ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो दीवार से बांधे हैं, तो ये एंड तो ऑसिलेट कर नहीं सकता, तो यहां पर तो नोड ही होना पड़ेगा। यहां पर एंड फिक्स्ड है धागे का, तो यहां तो नोड ही होना पड़ेगा। तो एक लोब तो बन ही सकता है, लेकिन दो लोब भी बन सकते हैं। देखो यहां नोड होना चाहिए, यहां नोड होना चाहिए, अब बीच में एक और नोड आ जाए तो ठीक है, दो लोब हो सकते हैं, तीन लोब हो सकते हैं, ऐसे तीन लोब्स हो सकते हैं, है ना, चार पांच कितने भी लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेढ़ लोब नहीं हो सकता, डेढ़ लोब नहीं बन सकता, नहीं, एक लोब पूरा बने और एक आधा, ऐसा नहीं। जैसे ये धागा है, ये दोनों एंड से फिक्स कर दिए, अब इसमें कोई कहे कि नहीं एक लोब पूरा बनेगा और एक आधा, तो आधा कैसे बनेगा, यहां तो नोड होना ही चाहिए ना, तो यहां एंटी नोड कैसे हो जाएगा, यहां नोड तो होना ही चाहिए। यहां का या नोड की मजबूरी क्या है कि ये दीवार से बंधा हुआ है ये एंड, तो ये एंड तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता, तो यहां तो नोड होना ही पड़ेगा। तो देखो बात ये है कि सिंस दोनों एंड से यहां बंधे हुए हैं, तो कंस्ट्रेंट है, ये मजबूरी है कि यहां पर और यहां पर नोड ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और अगर यहां नोड है तो मतलब इसका मतलब लोब्स कितने बनेंगे, तो एक लोब हो सकता है, दो लोब, तीन लोब, एन लोब हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लोब्स ही हो सकते हैं। कभी भी डेढ़ लोब या ढाई लोब नहीं होगा, या 1/4 लोब नहीं होगा, 3/4 लोब नहीं होगा, नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लोब्स ही बनना पड़ेगा। ये मजबूरी, ये कंस्ट्रेंट है इस केस में। इसका मतलब कि फिर लैम्डा भी फिक्स हो गया, कुछ ही लैम्डा जो है वो पॉसिबल है। कैसे, एक लोब बना तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, ये लैम्डा बाई 2 लेंथ होगा ना। दो लोब बना तो ये लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, पूरा लैम्डा इज इक्वल टू एल। तीन होगा तो 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। एन नंबर ऑफ लोब्स होते हैं, तो एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई एन। लेंथ तो जितना है धागे का फिक्स है, तो ये कितना हो गया, 12/1 या 12/2 या 12/3, ऐसे ही कुछ होगा। कोई कहे कि 12/1 और 12/2, मतलब 12 और l के बीच का कोई 1.5l का लैम्डा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसमें। इसमें तो यही सारे लैम्डास पॉसिबल हैं, यही सारे लेंथ पॉसिबल हैं लोब के, नहीं। और अगर लैम्डा यही सारे पॉसिबल हैं, फिक्स्ड है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी v इक्वल टू एफ लैम्डा करके, वही फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, और किसी फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव बना ही नहीं सकते इसमें, है ना। तो जब मैंने धागे को दोनों एंड पे फिक्स कर दिया, तो एक तरह का कंस्ट्रेंट आ गया इस धागे में, एक मजबूरी आ गई कि कुछ ही फिक्स्ड वेवलेंथ्स हैं जिनके स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं फिर इसमें, या ऐसे कहें ये धागा कुछ ही वेवलेंथ को परमिट करेगा स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, नहीं, या कुछ ही फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ फिक्स हो गई तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, कुछ ही फ्रीक्वेंसीज का स्टैंडिंग वेव इस धागे में पॉसिबल है, सारी फ्रीक्वेंसी का नहीं बना सकते आप। अब उसका वैल्यू जितना आता है, अब जैसे कि लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2l आया, फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कर लिए, f कितना आया, v बाई लैम्डा, मतलब v बाई 2l। तो v बाई 2l का कुछ वैल्यू आएगा ना, v इसका अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू है, तो कुछ वैल्यू v का होगा, पुट करेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू मान लो कुछ सॉल्व करने पर आएगा, मान लो 100 आया, तो मतलब 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव इसमें पॉसिबल है। कोई कहे 99 हर्ट्ज का, नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बनने ही नहीं देगा, वो एनर्जी तुरंत डिसिपेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे कि ऐसे बोले कि अगर हमने ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी भेज भी दिया जिसके करस्पॉन्डिंग यहां एंटी नोड होने वाला था, तो ये पॉइंट जाना तो चाहेगा ऊपर, लेकिन दीवार इसको पकड़ के रखेगा, झटका लगाएगा, इसको ऊपर जाने से रोक देगा, इन इलास्टिक कोलिजन जैसा यहां कुछ हो जाएगा। नहीं, ये जाना चाहता था धागा ये पॉइंट ऊपर, लेकिन दीवार ने उसको रोक दिया, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस होगी। और ऐसे इन इलास्टिक कोलिजन्स कितने होंगे, 199 हर्ट्ज बोल रहे थे ना, एक सेकंड में 99 इन इलास्टिक कोलिजन्स यहां जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तुरंत ही एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 100 हर्ट्ज भेज दिए, जितना ये अलाउ करता है, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ नोड ही होता ही है जहां पे आपने दीवार से इसको फिक्स किया है,
तो ये पॉइंट वैसे भी नहीं ऑसिलेट करना चाहता है और आपने दीवार से फिक्स भी किया है, तो क्या दीवार इस पे इंपल्स लगाएगा क्या, इसको भागने से रोकेगा क्या? कोई इन इलास्टिक कोलिजन जैसा चक्कर नहीं है, आराम से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देर तक ऑसिलेशन करेगा, है ना। तो उस केस में हम बोलते हैं ना कि ये वायर गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ रिजोनेट कर रहा है। ये टर्म रिजोनेंस वाला टर्म यहां यूज होता है। तो जब कौन सा जब हम इसी वायर का, अगर इस वायर में आप 100 हर्ट्ज भेजने पर ये एक लोब बना दे रहे हो, तो इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे। इस केस में लैम्डा इतना है तो v = f लैम्डा करके करेंगे ना, तो इसी का डबल आएगा, इस फ्रीक्वेंसी का डबल। मतलब 100 हर्ट्ज पे और फिर 200 हर्ट्ज पे स्टैंडिंग वेव बनता है, फिर 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बनता है, एंड सो ऑन। पॉइंट ये है, जिन फ्रीक्वेंसीज की वेव भेजने पर स्टैंडिंग वेव बन गया धागे में, और वो स्टैंडिंग वेव बन गया, तो इसका मतलब कि वो आराम से एनर्जी लॉस नहीं होगी एंड्स पर, और वो अच्छे से ऑसिलेशन होते रहेगा देर तक, तो बोलते हैं उन फ्रीक्वेंसीज के साथ ये वायर रिजोनेट कर रहा है ना। और इसी को रिजोनेंस के, इस फिनोमिनन को रिजोनेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो वही फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं जिनके साथ ये वायर रिजोनेट करेगा, ये हम लोग पता करने जा रहे हैं अब। चलिए देखते हैं। तो केस 1 में था वायर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। तो अब देखो कॉपी में क्या लिखना है। अभी तक तो समझा रहे थे कि क्या क्या बातें हैं। ये धागा है, दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो सिंस दोनों एंड पे फिक्स्ड है, इसलिए कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ लोब्स ही बन सकती है। तो कुछ ऐसा बना देते हैं, चलिए डॉट 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 कर दें, और फिर ऐसा मान लीजिए इफ, यहां लिखिए इफ देयर आर n lobes in the string, अगर इसमें n lobes हैं धागे में, है ना, तो n टाइम्स लैम्डा बाई 2, हर लोब का लेंथ लैम्डा बाई 2, n टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। इसका मतलब लैम्डा हो गया यहां से 12 बाई n, उसके बाद ऑल्सो v इज इक्वल टू f लैम्डा होता ही है, तो f हो गया v बाई लैम्डा, दैट इज n टाइम्स v बाई 12, n टाइम्स v बाई 12। मतलब n का वैल्यू यहां लिख दे, वेयर n इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 को कोई सेंस नहीं है ना जी, एक लोब या दो लोब या ऐसे। तो कहते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज के लिए इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। इन फ्रीक्वेंसीज पर ये स्ट्रिंग रिजोनेट करेगा, ठीक है ना। चले इतना लिख दीजिए पहले, फिर आगे बात किया जाए। जैसे कि यहां पर देखिए लिखा है ना, n लोब्स अगर हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी n टाइम्स v बाई 12। जैसे कि अगर एक लोब बना तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, इसका मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन हो रहा है, v बाई 12। दो लोब्स बनी तो 2v बाई 12, तीन बनी तो 3v बाई 12, है ना। तो जो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर ये स्टैंडिंग वेव बन रहा है इस धागे के अंदर, मतलब जब एक लोब बन रहा होगा, उस फ्रीक्वेंसी को बुलाया गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी धागे किसी स्ट्रिंग का होता है कि इस धागे का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है ना। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या दी, और वही चीज मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कहलाएगा, है ना। लिखा जाए इसके नीचे। सबसे पहले एक बात ये होती है, देखो एक टर्म और याद आए, एक टर्म और बताते हैं। ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं n की सब वैल्यूज के लेने पर उन फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बन रहा है। कभी एक लोब के लिए ये 1 है, 2 लोब के लिए 2 है, एंड सो ऑन। तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कहते हैं ये इस धागे की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है ना। एक बात लिखा जाए इसके नीचे, लिखा जाए दीज फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस स्ट्रिंग।
इस धागे के लिए ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। इस टर्म को समझते हैं पहले, क्यों कहा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? देखो 1, ये तो n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ रहेगा। v क्या है? इस धागे में वेव का स्पीड √T/μ, इस धागे में टेंशन और इस धागे का लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है v। l क्या है? इस धागे का लेंथ। तो ये पूरा ये जो लिखा है ये इस धागे का प्रॉपर्टी है ना। तो इस धागे की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इसको कहते हैं, मतलब नेचर द्वारा डिसाइड की हुई वो फ्रीक्वेंसीज जिनके साथ ये धागा रिजोनेट करेगा, ठीक है ना। नेचर द्वारा डिसाइड की मतलब उस धागे का नेचुरल प्रॉपर्टीज है ना ये सब, उसमें टेंशन कितना है, उसमें म्यू कितना है, उसका लेंथ कितना है, ये सब बातों पे डिपेंड करता है कि इन फ्रीक्वेंसीज पर ये धागा रिजोनेट करेगा। तो देखो एक चीज बताएं, जैसे कि एनर्जी भेजने वाला, वेव भेजने वाला सोर्स वो अलग है। वेव तो आप भेज रहे हो ना इसके अंदर, अपने से एक धागा ऐसे रख दे तो थोड़ी रिजोनेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, नहीं। वो उसमें स्टैंडिंग वेव बने, इसके लिए एनर्जी भेजना पड़ेगा। तो कौन भेजेगा? तो कोई एक्सटर्नल एजेंट भेजेगा, हम भेजेंगे। जैसे हम इसमें एनर्जी भेजेंगे, वेव भेजेंगे, वेव जाएगी, लौट के आएगी, स्टैंडिंग वेव बनेगा। इसके अलावा किसी फ्रीक्वेंसी का वेव भेजेंगे तो नहीं बन पाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। इन फ्रीक्वेंसी इसका भेजेंगे तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, रिजोनेट करने लगेगा, है कि नहीं। ठीक है, एनर्जी भेजने वाला कोई और है, सोर्स है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करेगा वो सोर्स डिसाइड नहीं कर सकता। वो उसकी नेचर, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, उस नेचर डिसाइड करता है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करेगा। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं इस बात को। एक बड़ा छोटी सी बात है, देखो जैसे कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2π√L/g, है ना, होता है 2π√L/g। तो कोई कहे उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका लेंथ पे और जी पे। 2π√L/g, लेंथ और जी, इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। उसका टाइम पीरियड या ऐसे कहें उसका फ्रीक्वेंसी, नहीं, 1 अपॉन टाइम पीरियड भी इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? वो कितने ऑसिलेशंस करेगा पर सेकेंड, वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा और जी पे डिपेंड करेगा। कोई कहे नहीं ऑसिलेट तो हम करा रहे हैं, एक पेंडुलम ऐसे होल्ड कर ले, पेंडुलम ऐसा है ना, ऐसे धागे को पकड़ ले पेंडुलम को और ऐसा हैंग कर रहा है यहां से। तो कोई कहे तो ऑसिलेशन तो हमको कराना है ना, तो हम चाहे तो 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कराएं या 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कराएं, क्या फर्क पड़ता है? वो तो हम डिसाइड करेंगे, धागा कैसे डिसाइड करेगा? नहीं, वो डिसाइडेड है, वो धागे का लेंथ और जी पे का रिजल्ट होगा कितना आने वाला है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब जैसे उसका जो भी 2π√L/g करके जो भी टाइम पीरियड आया और 1 अपॉन टाइम पीरियड करके जो फ्रीक्वेंसी आया उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, वो एक धागा ऐसे लीजिए, है ना, पेंडुलम हैंग करिए और आपसे कहा जाए इसको खूब जल्दी जल्दी ऑसिलेट कराओ, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप खूब जल्दी जल्दी उसको ऑसिलेशन कराने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी जल्दी उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हो धागे को, तो क्या वो अच्छे से ऑसिलेट करेगा? नीचे जो पेंडुलम हैंग कर रहा है, जल्दी जल्दी करोगे तो वो बस यहीं पे रह जाएगा, ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। या कोई कहे नहीं बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट कराओ इसको, तो आप क्या कर रहे हो? यहां तक लेके उसको धीरे धीरे ऐसे कर रहे हो, तो फिर ऐसे ऐसे जाएगा नहीं। एक पर्टिकुलर आपको कहा जाए, आपको कुछ ना बोला जाए कि कितने ऑसिलेशंस कराओ 1 सेकंड में, आपको बस वो पेंडुलम दिया जाए, बोला जाए आप उसको अच्छे से ऑसिलेट कराओ, तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ चलाओगे, हाथ उसके साथ चलाओगे जब तक वो जाके वो वहां तक पहुंचा, तब वहां से खींचोगे और ऐसे लाओगे, उसके साथ चलाओगे, तो वो अच्छे से ऑसिलेट करेगा, है कि नहीं। उसका जो अपना खुद का, अब सोचो वही चीज अगर बड़े लेंथ का पेंडुलम है, इतना बड़ा, तो आप नेचुरली जब उसको ऑसिलेट कराने जाओगे ना, तो आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलाओगे, है ना। और वही आपको छोटे लेंथ का पेंडुलम दे दिया जाए और उसको दे, तो आप उसको धीरे धीरे ऐसे नहीं कराओगे, वरना वो आपके साथ साथ चलेगा, ऑसिलेट थोड़ी करेगा। आप उसको जल्दी जल्दी कराओगे, ऐसे ऐसे नेचुरली करके देखना। कभी बड़े लेंथ का पेंडुलम को ऑसिलेट कराने के लिए आपको नेचुरली हाथ धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का टाइम पीरियड ज्यादा है ना, लेंथ ज्यादा है, 2π√L/g, L ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, उसका खुद का टाइम पीरियड ज्यादा है, तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और अगर छोटे लेंथ का होगा, उसका खुद का टाइम पीरियड कम है, तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पॉइंट ये है
एनर्जी भेजने वाला नहीं डिसाइड कर सकता कि कितने फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन इसमें अच्छे से होगा, वो तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ फिक्स्ड है, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज का ऑसिलेशन इसमें अच्छे से होता है, ये फिक्स्ड है। आपको अगर चाहिए कि अच्छे से ऑसिलेट करे, रेजोनेट करे, तो इनमें से किसी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन भेजिए तो अच्छे से रेजोनेट करेगा, है ना। चलिए अच्छा, तो ये हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है ये। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका अलग अलग भी नाम रखे गए। देखो क्या, इनमें से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि हम ऐसे देखो अभी लिख रहे हैं, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा। पहले देखिए क्या है, अगर इफ वन लोब, एक ही लोब बनता है, वन लोब, है ना, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, उसके बारे में कुछ बातें लिख रहे हैं। एक तो ये फ्रीक्वेंसी f0 होगा जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा इस समय का, जब एक ही लोब धागे में बन रहा होगा तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। जब ये 1 होगा n, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, f0 इज इक्वल टू v बाई, यहीं लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, f0 इज इक्वल टू v बाई 12। तो इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ऑल्सो इसके कुछ नाम रखे गए। एक तो इसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका एक नाम है, इसको बुलाते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, ये सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका एक नाम रखा गया है, इनको कहा जाता है हार्मोनिक्स हैं ये, है ना। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है क्योंकि n का वैल्यू 1 है। इसके बाद जब 2 होगा तो कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, 3 होगा तो कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, इसी फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहेंगे, फंडामेंटल भी कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। और इसी फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है, इसको टोन भी कहते हैं। अच्छा, ये नाम सब याद रखने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे लिखा रहेगा कभी कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, तो वो टोन था या फर्स्ट हार्मोनिक था। तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब कौन, इनमें से कौन सा, तो n की अलग अलग वैल्यू में से कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में। तो ये सब इसके नाम है, इस वाले के n इक्वल टू 1 रहेगा जब, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसके ये सब नाम है। चलो अच्छा, अगर 2 लोब बनते हैं, 2 लोब्स बनते हैं, मतलब n का वैल्यू 2 है, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स v बाई 2l है ना। तो कैसा दिखेगा, 2 लोब्स ऐसे दिखेंगे और ये यहां से ये चीज, है ना, 2 लोब्स होंगे। इनको क्या क्या कहते हैं, देखो मिनिमम वाली बात तो खत्म, वो तो यही था, ये नहीं लिखेंगे। फंडामेंटल ये वाला था, वो भी बात खत्म। आगे फर्स्ट हार्मोनिक ये था जब n का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू 2 है तो इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड हार्मोनिक हुआ। ऑल्सो ये टोन था, तो इसके बाद वाले सारे ओवरटोन्स कहलाते हैं। ओवरटोन का मतलब हुआ कि टोन के बाद में कौन से नंबर वाला है ये। अब जैसे टोन के बाद ये पहला है, n इक्वल टू 1 के बाद ये पहला है, नहीं, तो टोन के बाद वाला पहला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको ओवरटोन कहते हैं। कौन सा पहला, फर्स्ट ओवरटोन है ये, है ना। तो इसका 2 नाम हो गए, सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, इस वाली फ्रीक्वेंसी के 2 नाम है ना। इस तरह से जब n इक्वल टू 3 होगा, 3 लोब्स बनेंगे, तो फ्रीक्वेंसी उस समय कितना होगा, 3 टाइम्स v बाई 2l होगा। और उसको कहेंगे, 3 लोब्स बनेंगे उस केस में, और उसको कहेंगे क्या क्या, 3 टाइम्स v बाई 12 मतलब थर्ड हार्मोनिक, और टोन के बाद तीसरा है, सॉरी टोन के बाद दूसरा है, इसलिए सेकेंड ओवरटोन, है ना। तो इसके बाद में जब n इक्वल टू 3 होगा तो उसका नाम क्या क्या होगा, यहां की इसकी जगह अब 3 लिखेंगे, थर्ड हार्मोनिक लिखेंगे और सेकेंड ओवरटोन लिखेंगे, है ना। तो सिमिलरली जब
n लोब्स होंगे, फाइनली इधर बना रहे हैं। ये एक लोब, दो लोब, तीन लोब हो गए। अब इफ n लोब्स आर फॉर्म्ड तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, n टाइम्स v बाई 2l, है ना। और डायग्राम में एक दो ऐसे करके डॉट 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 करके nth लोब बना दीजिएगा। n लोब्स हैं टोटल, यहां फिक्स्ड है। तो इसके नाम क्या क्या होंगे, कौन सा हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, है ना, n टाइम्स है। तो फंडामेंटल का जितना टाइम्स होता है उतना वाला हार्मोनिक, तो फंडामेंटल v बाई 2l है, उसका n टाइम्स है, इसलिए nth हार्मोनिक। और ओवरटोन होता है कि फंडामेंटल के बाद में कौन सा वाला है ये, तो n-1th ओवरटोन होगा ये, क्योंकि फंडामेंटल वाला तो टोन था। तो n-1th ओवरटोन है ना। तो ये बातें लिख दीजिए, इनके नाम लिख दीजिए कैसे कैसे रखे गए, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसको हटाते हैं अब। हम लोग पहले एक और सीख लेते हैं सेकंड वाला केस, तब इस पे क्वेश्चंस किया जाएगा। सेकंड केस क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो एक तरफ से फिक्स्ड हो और दूसरे तरफ से फ्री हो। केस 1 क्या था, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब लिख रहे हैं केस 2, इसमें लिखिए स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, ऐसा धागा हो। ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। तो फ्री एंड कहने का सेंस क्या है, ये पूरा ऑसिलेट कर सकता है ऊपर नीचे आराम से, और फिक्स्ड एंड कहने का मतलब यहां पे नोड होना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जितना अगर चाहे ऑसिलेट कर सकता है, इसका सेंस क्या है, ये कहने का मतलब क्या है, फ्री कहने का मतलब यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना हो सकता है उतना होगा। तो मैक्सिमम कितना, एंटी नोड होगा, और क्या होगा, मतलब यहां पर एंटी नोड होगा जहां पर फ्री एंड है। फ्री एंड का सेंस ही है, कहने का मतलब ही होता है। फिक्स एंड कहने का मतलब यहां पर नोड ही रहेगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा जैसा कि एंटी नोड पर होता है। तो इस केस में देखते हैं पहले कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी अलाउड है, कैसे पता करें। देखो, या तो हाफ लोब बन सकता है, वन लोब नहीं बन सकता। वन लोब बनेगा तो यहां पर नोड हो जाएगा, नहीं, हाफ लोब बन सकता है। फिर उसके बाद कौन सा बन सकता है, देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। यहां से यहां तक का धागा था, एक पूरा लोब हो जाए और नेक्स्ट आधा, एक ऐसा और नेक्स्ट ऐसा। यहां तो एंटी नोड होना ही चाहिए ना, ये तो कंस्ट्रेंट हो गया, मजबूरी हो गया। सॉरी, ये तो मजबूरी है कि यहां पे एंटी नोड होना ही पड़ेगा। तो यहां एंटी नोड और यहां नोड भी मजबूरी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देख रहे हैं, या तो आधा लोब बने, या एक और आधा 1.5 लोब बने, या जनरल केस में बोले तो n लोब्स हो और फिर एक आधा, n प्लस हाफ लोब्स हो, नहीं 1 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ एंड सो ऑन। तो उस केस में देखो कैसा बनाएंगे, ऐसे पहले तो n लोब्स हो गए, डॉट 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 करके ये n लोब्स हो गए, और फिर लास्ट में एक हाफ, तो ये n प्लस हाफ लोब्स हो सकते हैं, नहीं, यहां 1 प्लस हाफ लोब्स हैं, यहां पर ये हाफ लोब बना हुआ है, लोब। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, ऐसे धागे के लिए जिसका एक एंड फ्री हो एक एंड फिक्स्ड हो, उसमें ये पॉसिबिलिटीज है। तो
फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी अलाउड है फिर ये देखा जाए, है ना। तो अगर देखें तो इसी वाले केस में, जनरलाइज वाले केस में सॉल्व करते, लिखा जाए यहां पर लिखिए इफ n+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, तो ये धागा हो गया, ऐसा कुछ n+½ लोब्स बने हैं, है ना। तो एक बार लैम्डा पहले पता करते हैं कि कितना होगा। तो ये λ/2, फिर λ/2, तो n तो फुल लोब्स है, तो n टाइम्स λ/2 और फिर एक हाफ है लोब, मतलब λ/4 भी ऐड होगा नहीं, या ऐसे सीधा करें n+½ टाइम्स एक लोब का लेंथ शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ L, है ना। तो यहां से लैम्डा आ गया 2L/n+½ है ना, या ऐसे लिख दें 4L/2n+1 लैम्डा हो गया। फिर v = f लैम्डा कर लिया जाए, तो f आ गया v/λ, मतलब कितना 2n+1 टाइम्स v/4L। तो अब ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इस धागे की जो एक एंड से फ्री है। n का वैल्यू 1 2 3 सारे, है ना। तो अब इसमें देखो क्या डिफरेंट है, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज अलाउड है। तो n का वैल्यू, अच्छा इसमें 0 भी होगा ना, पहला वाला 0 भी है, n इक्वल टू सबसे छोटा कौन सा होगा, n इक्वल टू 0 पुट करें तो v/4L ना, सबसे पहला हो गया v/4L, फिर उसके बाद कितना 3v/4L, फिर 5v/4L, मतलब कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पहला v/4L, उसके सारे मल्टीपल्स अलाउड नहीं है, नहीं, इसमें क्या हो रहा है v/4L पहला फ्रीक्वेंसी है जो अलाउड है, जिसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा, जिसमें रेजोनेंस होगा। फिर उसके बाद वाला कौन सा है, कब रेजोनेंस होगा, जब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए 3v/4L, 3 टाइम्स v/4L, इसका डबल नहीं, इसका 3 टाइम्स, फिर 5v/4L, है कि नहीं। तो सारे फ्रीक्वेंसीज अलाउड नहीं है, जैसे इसका डबल वाला तो इसमें मिसिंग है। अगर वही चीज उसमें देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाले में, तो कौन कौन सा था v/2L, फिर 2v/2L, फिर 3v/2L, सारे थे ना, सारे मल्टीपल्स लाइन से थे, जबकि इसमें नहीं है ना, इसमें v/4L है, फिर 3v/4L है, फिर इसके बाद 4v/4L नहीं है, 5v/4L है, फिर 6v/4L नहीं होगा, 7v/4L होगा, एक एक बीच में मिसिंग है नहीं। तो ये डिफरेंट होता है पिछले वाले से। चलो इसमें भी ऐसा करते हैं, जैसा पिछले में सब नाम वगैरह लिखे थे ना, इसमें भी लिखा जाए, इतना लिखने के बाद नीचे लिखा जाए दीज फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस स्ट्रिंग, इस धागे की ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। अब इनका नाम है ना, जैसे अभी पहले लिख रहे थे, लिखा जाए इफ वन लोब इज फॉर्म्ड, इन दिस केस n इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं, सॉरी क्या बोल दी, आधा लोब ना, इसमें तो आधा से शुरू होगा ना, फिर से लिखिए इफ हाफ लोब इज फॉर्म्ड, ऐसा वाला, इन दिस केस n इज इक्वल टू 0, ये जो फॉर्मूला इसमें n इक्वल टू 0 होगा ना, है ना। तो हम लोग कैसे बोले थे n+½ लोब्स, तो 0+½ लोब्स है ना, तो n इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, डायग्राम भी बनाइएगा, ऐसा होगा, और फ्रीक्वेंसी कितना होगा उस केस में v/4L, ठीक है। चलिए अब इसके नाम, तो इसको एक तो कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं पहले मिनिमम से बोला जाए, इसको कहेंगे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, एक नाम हो गया। ऐसे पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो भी यही आंसर देंगे, है ना। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे इस धागे के लिए। और क्या कहेंगे, इसको टोन कहेंगे, है ना। टोन कहेंगे
क्योंकि ये पहला फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर वाले से फिर ओवरटोन्स कहलाएंगे, है ना। चलिए अच्छा, और क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल का पहला मल्टीपल है। नहीं, फंडामेंटल है V/4L ना, अभी तो लिखे फंडामेंटल V/4L इंटू 1 ये वाला फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए तो F0 इज इक्वल टू V/4L, ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक बात हो गई। और इसको फंडामेंटल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, और फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। चलिए अच्छा, फिर नेक्स्ट, इफ 1+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, ये है 1+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, डायग्राम ऐसा। तो इस केस में n इज इक्वल टू 1 है, इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें n इक्वल टू 1 होगा, है ना। जैसे नहीं n+½ लोब्स तो n होता था, तो 1+½ में n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 3 टाइम्स V/4L। इस केस में फ्रीक्वेंसी हो गया 3 टाइम्स V/4L। अब इसके नाम, फंडामेंटल का ये है ना, फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल है, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, है ना। थर्ड हार्मोनिक हो गया इसका नाम। और ओवरटोन में कौन सा? तो यहां पे अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल था, जितना मल्टीपल होता है उतना वाला हार्मोनिक कहलाता है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक कह दिए। लेकिन ओवरटोन तो सिंपल काउंट होता है कि फंडामेंटल के बाद में कौन से नंबर वाला है ये, तो फंडामेंटल के बाद ये पहला मिला है हमको, है कि नहीं, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। फंडामेंटल के बाद ये पहला है, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। इस वाले फ्रीक्वेंसी का नाम हो गया। चलिए फिर लिखिए, इफ 2+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, 2+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, तो उसका डायग्राम कैसा होगा? 2 पूरे लोब्स होंगे और एक आधा, 2+½ लोब्स। तो इसमें n जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इसमें n की जगह 2 लिखना है हमें, n इज इक्वल टू 2 है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5 टाइम्स V/4L, फ्रीक्वेंसी 5V/4L है। अब इसका नाम, इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। देखो हार्मोनिक का 5वां मल्टीपल, मतलब 5 टाइम्स है, जितने टाइम्स होगा उतना वाला हार्मोनिक कहलाता है, फिफ्थ हार्मोनिक हुआ ये। और ओवरटोन कौन सा, कि फंडामेंटल के बाद वाला कौन सा है ये, तो फंडामेंटल के बाद दूसरा है ये, इसलिए ये लिख दे यहां पे फिफ्थ हार्मोनिक है, लेकिन सेकंड ओवरटोन है, क्योंकि फंडामेंटल के बाद में दूसरा वाला है ना। सिमिलरली नेक्स्ट लिखिए, इफ n+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, तो n+½ लोब्स अगर बनते हैं तो डायग्राम कैसा होगा? ऐसे n लोब्स, ये बना हुआ है ना ये चीज, n लोब्स और फिर एक आधा और लास्ट में। इस केस में फ्रीक्वेंसी ये होगी, लिखा ही हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? तो कौन सा हार्मोनिक? 2n+1th हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल का इतने वाला मल्टीपल है ये, तो 2n+1th हार्मोनिक है ये। और ओवरटोन कौन सा है? nth ओवरटोन है। देखो एक बार, जहां पे n का वैल्यू 1 था वो फर्स्ट ओवरटोन था, फिर n का वैल्यू 2 तो सेकंड ओवरटोन आया, तो n का वैल्यू जब n है तो nth ओवरटोन है ना, तो nth ओवरटोन है और 2n+1th हार्मोनिक है ना। तो चलिए अच्छा, तो हम लोग अभी आज बात की कि दोनों केसेस फिक्स्ड हो दोनों एंड पे धागा या फ्री हो एक एंड पे, उन दोनों केसेस में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज अलाउड है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं धागे की,
और उनका नाम कैसे रखा गया, है ना, क्या क्या बुलाते हैं उनको, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए कोई भी कहेगा कि सेकंड ओवरटोन ऑफ दिस स्ट्रिंग वाली फ्रीक्वेंसी बताइए, है ना, तो इस तरह से बात होगी। तो ये सब नाम हम लोग कैसे रखे वो सब देख रहे थे, है ना। आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं।